नमस्कार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। वित्तीय साक्षरता पर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ बात करने के लिए। वित्तीय साक्षरता क्यों, वित्तीय साक्षरता कैसे, वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है, ऐसे तमाम चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं, हमारे ठीक बगल में बाईं तरफ बैठी हुई हैं प्रोफेसर संहिता सुचरिता। ये झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनके ठीक बगल में हमारे बैठे हुए हैं सुमन सौरभ साहू जी। सुमन सौरभ साहू जी नवार्ड में डीजीएम है रांची। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं विकास सहाय जी, चार्टर अकाउंटेंट हैं और वित्तीय विश्लेषक हैं, झारखंड रांची में रहते हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं प्रोफेसर रवीश कृष्णकुट्टी जी। रवीश कृष्णकुट्टी जी IIM रांची में प्रोफेसर हैं। आप तमाम विशेषज्ञों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। रवीश कृष्णकुट्टी जी, आप ही से हम शुरू करते हैं। तो वित्तीय जो साक्षरता की बात हम कर रहे हैं, वो वित्तीय साक्षरता है क्या? देखिए, हमारे पास बहुत सारा साक्षरता, हम लोग बोलते हैं, लिखने आता है, पढ़ना आता है, सो उसका ज़्यादा फिर भी देखिए हमारा देश में डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बड़ी बड़ी चीज़ पढ़ाई करने वाला लोग हैं, बट फिर उन लोग का भी एक बढ़िया एक चीज़ हमको चाहिए, दैट वित्तीय साक्षरता। हमको कैसे फाइनेंस कैसे हम लोग हैंडल करना हमको नहीं आता है, वो बहुत दिक्कत है। देखिए अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं गरीब हो और बड़ा आदमी हो, बट हमको कैसे हमारा कितना भी हमको कमाई हो रहा है, वो कमाई कैसे हम लोग हैंडल करें, हमको अच्छा जानकारी होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एक चीज़ बोलता हूँ। हम महीने में कितना हमारे पास महीने में कितना हमको कमाई हो रहा है, सो हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। हमको महीने में मेरा बिजली का बिल कितना है, मेरा गैस का बिल कितना है, मेरा बेटा बेटी का पढ़ाई के लिए कितना हमको खर्चा होता है, हम अभी किराए पे ले रहे हैं तो कितना किराया होता है हमारा, और मुझे खाना पीना और सारा चीज़ के लिए हमको कितना चाहिए। सो सब देख के हमको हमारे पास एक बजट जैसा ऐसा होना चाहिए, तो हमको पता है ओके ठीक है, मुझे एक महीने में इतना कमाई होना है, सो इसलिए मुझे इतना सेविंग हो सकता है, उससे हमको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो सारा लोग के लिए ये एक चीज़ ज़रूरत है, हमको कैसे मैनेज करना है, मतलब एक व्यक्ति के बजट को कैसे प्रबंधित करना है। विकास जी, संभवतः मुझे लगता है कि यही वित्तीय लिटरेसी होना चाहिए। जी, फाइनेंशियल लिटरेसी को आप 3 आयाम से समझ सकते हैं। जी जी। पहला आयाम ये है कि अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होंगे तो अपने पैसे को आइडल रखेंगे, आप उसको आप इन्वेस्टमेंट्स के रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, महंगाई को बीट नहीं कर सकते। तो पहला आयाम ये होना चाहिए कि फाइनेंशियल अगर आप लिटरेट नहीं हैं कम्प्लीटली, तो आप अपने रुपया को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आइडल इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितनी एडवाइजरी और कितनी आपकी नॉलेज है, कहीं आप टिप्स पे तो नहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कहीं आप किस ग्रीड में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये दूसरा आयाम है लिटरेट होने के, लिटरेसी ज़रूरी है उनको। और थर्ड आयाम है, मुझे लगता है, साइबर फ्रॉड। जो अगर आप मोबाइल्स तो सबके पास आ गए, डिजिटली सबके पास लोग लग रहा है कि हम इनेबल्ड हैं, बट आज भी साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं और रूरल एरियाज में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पूरे फाइनेंशियल लिटरेसी को आप अगर कवर करेंगे तो ये 3 आयामी है जिस पे लोगों को अवेयर होना चाहिए। तो बजट के साथ ही साथ सौरभ जी, ये 3 आयाम भी ऐड हो जा रहा है, तो मतलब इस पूरा का पूरा तभी तय होगा, तभी ये तय माना जाएगा कि हम वित्तीय मतलब साक्षर हैं। ये एक्चुअली ये जो वित्तीय साक्षरता का जो कंसेप्ट उठा था जी, वो उठा था 2001-2 में एक सर्वे हुई थी। इसमें देखा गया कि कितने लोग जो है फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उससे दूर हैं, कितने परसेंटेज हमारा जनसंख्या। उसमें पाया गया कि ऑलमोस्ट 51% जो जनसंख्या का वो ये बारे में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बैंक्स के या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो उस समय ये तय किया गया कि कम से कम 4 प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक तो जैसे मेरे साथी IIM से वो बताया कि संचय करना, दूसरा है कि बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, पाया गया है
कि बहुत सारे लोग मनी लेंडर से लोन लेते हैं और उसके चंगुल में फंस जाते हैं। वहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जो ब्याज दर है वो और ज़्यादा कई है। प्रकार का फ्रॉड भी है वहाँ। फ्रॉड भी चांसेस है, तो इसका शिकार न बने। तीसरा है कि जो रेमिटेंस है, जैसे फंड रेमिटेंस, हम चेक से पैसा देते हैं किसी को, सब ये करते हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिले। जब तक ये जो जनता है, जो इसको जो हम लोग बोलते हैं डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ये हैं बेसिकली जो ग्रामीण महिलाएं हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो हिली एरियाज में ज़्यादातर रहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादातर टारगेट किया जाता है कि उनको ये साक्षरता मिशन में ज़्यादा इंक्लूड हम लोग करें। दूसरा है कि लोगों को मतलब ये सब चीज़ जानने के बाद उससे कैसे बचना है। जैसे सर ने बताया मेरे साथ कि पोंजी स्कीम्स बहुत से, स्कैमस्टर्स आजकल बहुत आ रहे हैं, अपना पिन दूसरे को बता देते हैं, OTP शेयर कर देते हैं, तो ये जानकारी बहुत सारे लोगों को हुआ नहीं है। हालांकि काफ़ी लोग अभी मोबाइल यूज़ करते हैं लेकिन इसका शिकार हो जाते हैं, बट बहुत मतलब पढ़े लिखे लोग भी शिकार हो जाते हैं, तो उससे कैसे बचना है। तो यही हमारा मिशन है, वित्तीय साक्षरता मिशन का जो मतलब मकसद है यही है कि लोगों में ये जागरूकता फैलाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, और जितना भी सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज, उसकी लोगों को जानकारी मिले। जी मैडम, एक महिला की दृष्टि से कैसे आप देखती हैं इसको? जैसे इंडिया में जो है फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, मेल का भी कम है, फीमेल का भी कम है, लेकिन इन कंपैरिजन टू मेल जो है फीमेल का मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही कम है। ऑल्दो गवर्नमेंट जो है बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, जैसे जनधन योजना, जिसके थ्रू वो अकाउंट जनरेट किया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का, क्योंकि जनधन योजना जो है सिर्फ अकाउंट खोलना ही नहीं था, उसका मतलब आधार मोबाइल बैंकिंग भी यूज करना था। तो अगर हम जाम देखेंगे तो मतलब वो मोबाइल यूजेस जो है वो वुमेन बहुत कम करते हैं। ऑल्दो जो अकाउंट जो है वो मेल का भी बढ़ के फीमेल का 35% था 2011 में, वो बढ़ के 89% 2024 में हो गया, और मेल का भी 63 से आके 89% हो गया, मतलब अकाउंट होल्डिंग सेम हो गया। लेकिन जो मोबाइल बैंकिंग जो है वो मेल ज़्यादा यूज करते हैं 78%, वेयरएज फीमेल जो है सिर्फ 54% यूज कर रहे हैं। मतलब वो टेक्निकली अभी भी साउंड नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, ये सब के वजह से भी यूज़ नहीं करते। वर्ल्ड बैंक जो है वो भी फाइंड आउट किया है कि पूरे वर्ल्ड में जितना सारा मतलब बहुत सारा नॉन ऑपरेशनल जो अकाउंट है वो फीमेल के हैं, मोर देन 70% फीमेल के ही हैं। तो फीमेल का फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जो फीमेल फाइनेंशियल लिटरेसी जो होता है वो आने से उनका जो चेन ऑफ डिपेंडेंसी रह रहा है वो अपने पति के ऊपर या अपने बेटे के ऊपर इस तरह से निर्भर करते आ रहे हैं जनरेशन और समाज में भी कई प्रकार के चेंजेस आएंगे उससे। जी। तो वो उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड उनका बेटर करेगा, और उनका एक्सेस टू लोन भी उन लोगों को मिलेगा। और जो जैसे वो रूरल वुमेन अगर फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवगत हो जाएगी तो मतलब जो बैंक रूरल में जो बैंक नॉन मतलब ज़्यादा फायदा नहीं कर पा रहा है वो भी अच्छी तरह से काम करने लगेगा। तो ओवरऑल वो जनरेशन वाइज भी सेविंग जो एटीट्यूड जो है, जो बिहेवियर है, जो इन्वेस्टमेंट जो एटीट्यूड बिहेवियर अगर वुमेन में डेवलप हो जाएगा तो वो बाकी जनरेशन को भी टेक फॉरवर्ड होगा, मतलब वो अपने बच्चों को बाकी लोगों को। अब इसी यहाँ पर हम लोगों ने मतलब वित्तीय मतलब लिटरेसी को समझा, जो साक्षरता है उसको समझा। कुटी साहब, जब वित्तीय साक्षरता को हम समझ लिए तो ये क्यों जरूरी है? देखिए क्यों ज़रूरी है ना, देखिए हमारा समाज में क्या होता है, देखिए एक पुचका बेचने वाला आदमी, ठीक है, हम सब लोग सोचेगा ठीक है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उसका पास अच्छा खासा पैसा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेवल 2 और एक LD क्लर्क कितना कमाई होता है, महीने में 30,000 मैक्सिमम 30,000 मिलते हैं, और सब कटिंग होकर उसका 25,000 मिलता है। अभी एक पुचका बेचने वाला आदमी एक दिन में उसका ज़्यादा कमा सकता हो, बट क्या कहा ये डिफरेंस आ रहा है, कहा है डिफरेंस ऐसा है उसको महीने में एक ही बार पैसा मिल रहा है, इसको हर दिन मिल रहा है।
अभी हर दिन पैसा मिल, देखिए मुझे एक शाम को सिर्फ कितना गंडा पुचका बेचने वाला काम करेगा, ऐसा नहीं सुबह से शाम तक कर रहे, मैं भी शाम को 1 घंटा 2 घंटा बेचना, 2 घंटे में 500 रुपया आएगा। अब ये 500 रुपये एक दिन में मुझे कमाए हो रहे हैं, 30 दिन में कितना आ गया मेरा पैसा? 15,000 रुपये। 15,000 रुपया। सिर्फ मेरा यही काम नहीं है, मुझे दूसरा भी काम कर सकता हूँ, दूसरा भी काम कर सकता हूँ, और एक ही जगह बेचने को मैं दूसरा भी बेच सकता हूँ। सिर्फ वो पुचका बेचने वाले आदमी को भी महीने में 25,000 कमा सकता हूँ। बट क्या है, ये 25,000 मुझे 500 एक दिन मिल रहे, मुझे सोचना चाहिए ओके मुझे 500 एक दिन मिल गया, ये 500 से 100 रुपया, इससे 100 रुपया हर दिन में एक डिपॉजिट कहीं में इन्वेस्ट करेगा और मुझे रखना है मेरा परिवार को। देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी हो, मेरा पापा सिर्फ खेत में काम करना आदमी, हमको 5 गाय। आप व्यक्तिगत मतलब अपना उदाहरण दे रहे हाँ, हैं। मेरा ही उदाहरण, मेरा पापा एजुकेटेड नहीं है, मम्मी भी एजुकेटेड नहीं है, बट हमारा कैसा है, मेरा पापा का एक ही था, हमको बढ़िया से एजुकेशन देना है। सो हम 3 मेरा एक बहन है, एक भाई है, हम तीनों पढ़ाई किया, अभी अच्छा जगह में। वो अपने पैसे एजुकेशन में इन्वेस्ट हाँ, पूरा का पूरा मेरा पापा 100 रुपया मिल गया, वो 100 रुपया हमारे लिए इन्वेस्ट किया है। ना वो दारू पिएगा, ना उधर वो कोई दूसरा में पैसा डाले, कुछ नहीं है, पूरा 100 रुपया आ गया, 100 रुपये घर में आता है। बिकॉज देखिए आपको इतना जानकारी है, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। और दूसरा मैं एक चीज़ बताऊंगा, देखिए हमारा घर में अब देखिए मेरा शादी, ठीक है, शादी हो गई, शादी का टाइम है, मेरा पास कुछ नहीं है, मेरा पापा का पास पैसा नहीं है, हमको सिर्फ जॉब मिला है, जो मिलने के बाद पहला सैलरी भी नहीं है, हम सोचे शादी करें। अभी शादी हो गया, अभी शादी करने के लिए पैसा चाहिए। सो शादी करने कितना खर्चा करेगा हम लोग? देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, अच्छा पोजीशन में है, मतलब शादी करने के 10 लाख 20 लाख खर्चा होता है लोग। सो मैं क्या करती, मैं एक सिर्फ हमारा केरला में ऐसा है, 500 रुपये का एक शर्ट, वाइट शर्ट पहना है, एक वाइट धोती पहना है। सो 500 रुपये का एक शर्ट, 500 रुपये के धोती, मेरा शादी हो गई। अच्छा, मेरा वाइफ के लिए मैं एक 2,000 रुपये की साड़ी खरीदा, हो गया शादी। ऐसा देन खाना, सबको खाना देना है, सो खाना देने के लिए 50,000 रुपये खाना दिया, उतना है। मेरा पूरा शादी 50,000 में शादी हो गया, इतना है। बट शादी में मैं कोई गिफ्ट किसी से नहीं लिया, बट फिर भी मेरा इतना फैमिली का लोग है, वो मुझे थोड़ा चीज़ दिया है। मैं क्या, वो गोल्ड, हम केरला से सब गोल्ड देता है। सो गोल्ड मिला, ये भी एक पार्ट है। हाँ, सो फाइनेंशियल लिटरेसी का ये भी एक पार्ट है कि उचित कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। हाँ, सो हमको मिला है, सो हमको वो मिला, वो उसी दिन मैं जाके दूसरा दिन जाके बेच के 50,000 मुझे कहा बेच, हो गए, वो 50,000 में कमाया। सो मेरा शादी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। क्यों? शादी करना, वो शादी करके वो दो लोगों को दिखाना नहीं है मेरा काम। मेरा ऐसा है, देखिए शादी के बाद भी मेरा परिवार से मुझे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं शादी में मैं 50 लाख लोन लेके पूरा जिंदगी पूरा उसका EMI भरते रहे। जो बड़ी अच्छी बात है, मतलब शाह साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये भी हमको अंदाज होना चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे अपने लिए है, और कौन सा बिल्कुल जाम हो जाने वाला है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये भी जानना चाहिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बताया। इसका सिंपल आंसर एक ही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का पर्पस यही होता है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम महंगाई को बीट कर पाएँ। अगर हम ये चीज़ों के डिफरेंस को समझ जाएंगे तो हम सही डिसीजन लेने के लायक रहेंगे, हम सही डिसीजन ले पाएंगे। तो पहले तो क्या, हम लोगों को गोल डिफाइन करना होगा। जैसे साहब ने बताया कि शादी हुआ, उस पर गोल था इनको कि भाई हमको इन्वेस्टमेंट करना है और आगे हमको, तो ये गोल डिफाइन किया आपने। जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं ना, तो हम लोग सब कोरिलेट करते हैं गांव से, रूरल से, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी शहर में बहुत ज़रूरी नहीं है। हम लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं, बेसिकली नए जनरेशन जानते हैं कि हमको SIP में पैसा लगाना है, बट रूरल इकोनॉमीज में, रूरल लोगों में ये अभी अवेयरनेस नहीं है। अब लोग कहाँ पे, लोगों को क्या चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? तो पहला ऐसे प्लान में करें जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, जो किसी रेगुलेटर के अंदर में चल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। रियल रेट ऑफ रिटर्न्स उनको पता हो। हाँ, ये हमको पता होना चाहिए कि बिल्कुल ये कानूनी स्तर पर बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, रेगुलेटेड, उसको रेगुलेशन कोई है कि नहीं, रेगुलेटेड होना चाहिए। दूसरा, रेगुलेशन के अलावा उसके ऊपर हमको इन्फ्लेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग मैं ये नहीं बोलता कि FD में पैसा नहीं लगाना चाहिए, हमारे साथ बैंकर्स भी हैं,
बट एफडी का रिटर्न क्या आपका इन्फ्लेशन बीट कर पा रहा है? आप उस महंगाई, आपका कभी नहीं इन्फ्लेशन कर का मतलब क्या? परचेजिंग पावर, आपका परचेजिंग पावर कितना स्ट्रांग हो रहा है? हमारा अगर परचेजिंग पावर स्ट्रांग होगा तो हम वेल्थ बना पाएंगे, और अगर हम वेल्थ बना पाएंगे, हमारे इंडिया के लोग अगर वेल्थ बना पाएंगे, तब हम समृद्ध होंगे, भारत भी समृद्ध होगा। भारत जो अभी $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो हम लोग बोलते हैं आने वाला टाइम में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी आने वाला 7-8-10 सालों में, ये तभी मुमकिन है जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, फाइनेंशियली हम अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। तो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को बड़ा करने के लिए। यानी मतलब वित्तीय आत्मनिर्भरता, वित्तीय आत्मनिर्भरता। साहू साहब क्यों चाहिए हमको ये? ये जो आप सवाल अभी हम सोच रहे हैं उसके बारे में, जी जी, ये शायद 30-35 साल पहले ये सोचा गया था कि क्यों ज़रूरत है। आपको बाकी सबको जानते हो कि ये एसएचजी कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह एक बांग्लादेश के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं यूनुस जी, उनका ही आइडिया था, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उसके तहत क्या होता था कि कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो बैंकेबल नहीं है, मतलब उनको कोलैटरल देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों को कैसे आप मतलब फाइनेंशियली उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसको लेके क्या हुआ, कुछ 10-12 जो लोग हैं गांव के, बेसिकली जो पढ़े लिखे नहीं है, जो थोड़ा सा बैंकिंग नेटवर्क से थोड़ा बाहर हैं, उन्हीं को इकट्ठा किया गया। उनको सेविंग क्या होता है पहले सिखाया गया। 2-3 साल तक उनको अपना सेविंग से ही थोड़ा थोड़ा बचत वो लोग करते रहे, उनको एक किटी दिया गया, तो बचत करते रहे, और उसमें वो लोग आपस में लेन देन करते रहे। जो ब्याज दर होगा उसी को ही वो लोग निर्धारण किए उस समय। उसके लिए क्या हुआ था, एक बुक कीपर की मतलब जो रोल है, उसके लिए बाहर से किसी को लिया गया, जो लेडीज हैं उनको लिया गया, और बुक कीपर का काम यही रहा कि वो उनको सिखाएगा कि कैसे आप हिसाब किताब रखेंगे। जो आप बताए कि अकाउंटिंग क्या होता है, हम फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं, अकाउंटिंग लिटरेसी भी बहुत जरूरी है। बाद में मैं डिजिटल लिटरेसी की बात करूँगा। तो अकाउंट्स कैसे रखते हैं, क्योंकि अगर मेरे किसी भी महिला को लीजिए या किसी भी अनपढ़ लोगों को लीजिए, वो अगर अपना खर्चा का हिसाब किताब नहीं रखे, किसमें उसको ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ से पैसा आएगा, वो नहीं रखेंगे, तो फिर उनको लाभ क्या है, कितना सरप्लस है उनके पास इन्वेस्टमेंट लायक, वो उनको पता नहीं चलेगा। तो इसी के मतलब यही जो मकसद पे हम लोग ये एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। एसएचजी का जो है जो बचत है उसको बैंक में रखा जाएगा, और बैंक उनको उसका 3 या 4 गुना पैसा देगा, ताकि और 3 साल के बाद, ऐसा नहीं कि अभी एसएचजी बन गया और उसको दे दे, तो वो जब उनका एक टाइप का वो सीख जाएंगे, लेन देन कैसी होती है, ब्याज कैसे करते हैं, पैसा लेके उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, वो करने के बाद ही वो बैंक उनको लोन देता है। मतलब अंततोगत्वा ये हुआ ना कि हमको वित्तीय निर्भरता, आत्मनिर्भरता, जो साय साहब ने कहा कि वित्तीय निर्भरता, अंतिम गोल तो वही है हमारा। जी, वित्तीय निर्भरता मतलब आत्मनिर्भर, जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो वित्तीय आत्मनिर्भर आप बोल सकते हैं कि दूसरा कोई मुझे ठग न ले, मेरा पैसा जो है मैं उसको कैसे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करूंगा, उससे थोड़ा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि सबकी ज़रूरतें होती है। ऐसा नहीं कि मैं आज शादी ब्याह, जैसे IM सर बोल रहे थे कि केरला में शादी ब्याह हो रहा है तो उसको खर्चा कर दिया, फिर बाद में पता चला मेरे पास कुछ नहीं है, फिर मनी लॉन्ड्री के पास चले जाते हैं। तो एक टाइप का आप हिसाब किताब रखेंगे, एक हिसाब किताब रखने से मतलब आगे और आगे बढ़ सकते हैं। और ये पर्टिकुलरली तभी उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जो लघु उद्यमी है, जो छोटा छोटा यूनिट करके कॉटेज इंडस्ट्री में जो है, जो वुमेन लेड इंडस्ट्री है, उसमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है, पापड़ बना रहे हैं, उसका कॉस्ट कितना है, कितना कहाँ सेल करेंगे, कितना उसका लाभ होगा, उससे कितना बचत करना चाहिए, कितना फिर वापस इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब नहीं होगा तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत अच्छा। मैडम, एक वित्तीय आत्मनिर्भरता, वित्तीय मतलब संभव है क्या? ये जो वित्तीय आत्मनिर्भरता की जो बात हम करते हैं, वो वित्तीय आत्मनिर्भरता में सबसे पहला जो बात होती है, वो वित्तीय आत्मनिर्भरता हम कैसे करें, हम किस प्रकार से करें? तो सर ने बताया कि एक वो एसएचजी ग्रुप बना करके कर सकते हैं, बैंक से लेकर के कर सकते हैं, अपना बचत करके कर सकते हैं। तो
अब इस परिस्थिति में एक टर्म और आया है कि अकाउंटिंग भी हमारा बहुत जरूरी है। तो ये अकाउंटिंग क्या है, इसको कैसे रखा जाए? अच्छा, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूँगी बिल्कुल। कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है करके, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स कंप्लीट अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये बहुत सारे सो दैट यू कैन टेक ए फाइनेंशियल डिसीजन, ताकि हम एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएँ। ये सब रहना बहुत ज़रूरी है इसमें। और हम लोगों को मतलब अगर इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा फाइनेंशियली, तो हम मेन ये है कि जैसे कभी कभी हम लोगों का एटीट्यूड या बिहेवियर या तो कॉन्फिडेंस, ये सब की भी कमी होती है, कभी नॉलेज की भी कमी होती है, कभी हम लोग अवेयर ऑफ नहीं होते हैं। तो ये सब के ऊपर अगर हम काम करें, और जैसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो, बैंक्स हो, अवेयरनेस प्रोग्राम टाइम टू टाइम अगर वो प्रोवाइड किया जाए, तो फिर आत्मनिर्भरता होना फाइनेंशियल लिटरेसी में कोई बड़ी बात नहीं है। हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, वी कैन टेक द डिसीजंस। वित्तीय आत्मनिर्भरता लिटरेसी के साथ ही साथ अब एक अकाउंट की भी लिटरेसी हो गई। हाँ, अकाउंटिंग लिटरेसी हाँ, कैसे? क्योंकि जैसे गवर्नमेंट है वो भी अपना बजट बनाता है कि कैसे एक्सपेंडिचर करें, कैसे कितना हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड होगा। ऐसे ही सिमिलरली जो घर में जैसे होते हैं, घर का भी हम लोगों को बजट बनाना पड़ता है कि हम कितना, इतना मेरा आय है, कितने खर्चा करें, कितना सेव करें, कितना इन्वेस्ट करें। वैसा अकाउंटिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सिर्फ इनकम करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ना हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो भी कुछ आगे काम नहीं आता है अगर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन ना आए कि कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको कंपाउंड करें। तो ये सब कुछ हमें अगर फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन, जो इसमें हम अवेयर हो, नॉलेज बढ़े, स्किल बढ़े कि किसमें इन्वेस्ट करने से रिस्क कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, अगर हम इस तरह से करेंगे तब जाके हम इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। और उसी को ही अकाउंटिंग बोलते हैं कि हमें सारे चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। जैसे अकाउंटिंग बोलने से गवर्नमेंट का अकाउंटिंग भी रहता है, इसी तरह से इंडिविजुअल का भी अकाउंटिंग रहता है कि हाउ मच आई एम अर्निंग एंड ऑन व्हिच थिंग्स आई शुड स्पेंड एंड हाउ मच आई शुड सेव एंड हाउ मच आई शुड इन्वेस्ट। वो जो डिसीजन होता है, या तो अगर मुझे लोन की ज़रूरत है, मैं कहाँ से लोन लूँ, कितना लोन लूँ, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब का रिकॉर्ड कीपिंग को अकाउंटिंग के रिलेटेड हम बोल सकते हैं। अब ये 3-4 चीज़ों पर हम लोगों ने बड़ी अच्छी चर्चा की है। अब इसमें से यहीं से एक और प्रश्न खड़ा होता है कि इसको करें कैसे? कुट्टी साहब, देखिए, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं वही बोलता हूँ, उससे मैं शुरू करेगा। देखिए, हमको पहले चीज़ से अकाउंटिंग बताया। अकाउंटिंग में वो ये पहले मैं बोला बजट। तो हमको चाहिए, देखिए मेरा महीने में क्या क्या खर्चा है, हमारा उसका अच्छा जानकारी होना चाहिए। सो मैं क्या करता है, मेरा इसी महीने में इतना खर्चा है पूरा, मुझे इतना सैलरी मिलता है, वो सैलरी इतना खर्चा है, मुझे कि एग्जैक्टली पता है कितना खर्चा है हर महीना। वो कौन सा महीना थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कौन सा महीना थोड़ा कम होना चाहिए, एक चीज़ पता है। सो वो एक चीज़ है। दूसरा, हमको एक जानकारी होना चाहिए। देखिए देखिए बहुत सारा चीज़ हमारा ऊपर नहीं है, बहुत सारा चीज़ हमारा ऊपर नहीं है, वो थोड़ा आगे है। लेकिन देखिए, मैं हर दिन गाड़ी चलना आदमी है, मुझे एक्सीडेंट हो सकता है, मुझे कोई बीमारी पड़ता हाँ, है। यही एक प्रश्न उठता है कि ये तो बजट हमने बना लिया कि महीने में हमको इतना आटा, इतना दाल और इतना चावल आएगा, लेकिन जैसे ही कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा खर्चा आ गया, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, तो इसलिए देखिए, यही मैं बोल रहा हूँ। हमको ऐसा सारा चीज़ हमको जानकारी होना चाहिए। क्या करता है, इसलिए दूसरा एक चीज़ है, देखिए हम ऐसा नहीं है हम कितना कमाए कर रहे हो और हमारा जॉब कितना भी सेफ हो, बट हमको एक मेन चीज़ है इसमें हम बोलता है हमको इंश्योरेंस का बहुत ज़रूरत है। सारा का चीज़ में हमको इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस, हम लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, किसके लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं? इंश्योरेंस इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सिर्फ सेफ्टी के लिए। अभी देखिए, मुझे एक्सीडेंट हो गया तो मेरा पास बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा। हॉस्पिटल गया तो आजकल हॉस्पिटल गया मतलब कितना पैसा चाहिए हर चीज़ में। हमारे पास इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इंश्योरेंस सारा चीज़ इंश्योरेंस का कवर हो जाएगा। वो दिक्कत नहीं। मेरा गाड़ी है तो गाड़ी के इंश्योरेंस लेना है, क्यों एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, वो कवर होता है।
मुझे कुछ देखिए, मेरा परिवार तो मैं काम कर रहा है, मेरा वाइफ और मेरे चिल्ड्रंस अभी कोई कमाई नहीं कर रहे, सो मुझे कुछ हो गया आगे जाके। आजकल बहुत सारे लोग ना इवन 40-50 में ही हार्ट अटैक होके मर जा रहे हैं, तो हमको कुछ हो गया तो हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? तो उसके लिए इसका ये है कि हमको विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, हाँ, सरकार की भी सरकार है, की। कुछ अलग से भी योजनाएं चलती है, विभिन्न कंपनियों की योजना, तो वो सब सारी योजनाएं भी मुझे लगता है कि जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अभी इंश्योरेंस का तो अभी प्रधानमंत्री का बहुत सारा प्रोजेक्ट है, उसमें आयुष्मान इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हाँ ठीक है। है, लाइफ इंश्योरेंस। एक मिनट विकास जी, ये जो जितनी भी जानकारियां आप प्रोफेसर साहब ने दी है कि भाई इंसिडेंटली मतलब किसी प्रकार का कोई, तो इसकी भी योजनाओं की जानकारी ये वित्तीय प्रबंधन का मुझे लगता है पार्ट होना चाहिए। सही। वित्तीय प्रबंधन को इसी पॉइंट से मैं कोरिलेट करता हूँ आप लोगों जी को। जी इम्पॉर्टेंट क्या है कि फाइनेंशियल लक्ष्य पता होना चाहिए हर लोगों को कि मेरा वित्तीय लक्ष्य क्या है। सपोज हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मास्टर साहब बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, सीए बनेंगे, और हम उस लक्ष्य की तरफ मेहनत करते हैं और उसी दिशा में अपने से एटीट्यूड्स को चेंज करते हैं पढ़ाई की तरफ और हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। सेम फाइनेंशियल जब आप कमाने लगते हो तो आपको फाइनेंशियल गोल डिफाइन करने होंगे। फाइनेंशियल गोल में कि अब हमारी शादी होगी या शादी हो गई है, हमारे बच्चे होंगे, हमको कब घर खरीदना है, हमको अपने बच्चों के एजुकेशन में कितने पैसे लगे खर्चे होने हैं, और कब हमको अपने बच्चों की शादी करनी है, कब हमको फाइनेंशियल कोई बाहर टूर करना है, कुछ एक अपना मैनेजमेंट्स बनाना पड़ेगा कि हमको इतना रुपया बनाना और ऐसे फाइनेंशियल हमको करने हैं। इस सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो मैडम ने एक बात बताया कि फाइनेंशियल लिटरेसी में एटीट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड्स क्या होता है? हैबिट्स, आदत। जब आप मान लो आपको 1 लाख रुपये महीना मिलता है और किसी को 50,000 रुपये महीना मिलता है, तो हो सकता है 1 लाख वाला सेविंग नहीं कर रहा होगा, 50,000 वाला सेविंग कर रहा होगा। जब आपका ये एटीट्यूड हो जाए कि हमको जो भी मिलता है उसमें 10% हम सेविंग करेंगे, हमको 1 लाख अगर मिलता है तो हम एज्यूम करो कि हम 90,000 ही मिलता है, हमको 10,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहीं से आपका एटीट्यूड और वहीं से आपके पहली सीढ़ी वित्तीय योजनाओं के लिए चालू हो जाती है। एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं बताता हूँ, मैं जब पढ़ रहा था, मैं सीए की तैयारी कर रहा था, तो पापा मुझे पैसा भेजते थे और मैं उस समय 100 रुपये महीना SIP में जमा करता था। 100 रुपये से मैंने अपना एटीट्यूड, हैबिट्स अपने आप उस बिहेवियर की तरफ गया कि मुझे अपना 100 रुपये ही हमको बचना है। 1,000-1,200 रुपये महीने का खर्चा होता था, हम 10 रुपये 100 रुपये उसमें बचा देते, 10% में बचाते थे, SIP में करते थे। ये एटीट्यूड अगर हम लोगों में डेवलप कर पाए, फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू कर पाए, और ये हो भी रहा है, जो कि डाटा है कि 1,30,000 करोड़ का SIP बुक था 2022-23 में, आज ये डबल हो गया, 3.5 लाख करोड़ का SIP बुक है। ये तो ये एटीट्यूड डेवलप हुआ है, फाइनेंशियल लिटरेसी हुआ है। और सेकेंड जो क्वेश्चन था कि इंश्योरेंस, वित्तीय योजनाओं के साथ सुरक्षा। हाँ, मतलब कई प्रकार की ऐसी वित्तीय योजनाएं हैं सरकार की या गैर सरकारी भी योजनाएं चलती है, उसकी पूरी जानकारी अपने को होना चाहिए। बहुत सही है सर। इसमें सिर्फ 2 ही टेक लेना चाहिए हम लोगों को। पहला काया तब माया। पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप आयुष्मान योजना में नहीं कवर करते हैं तो कहीं से भी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। फैमिली प्रोटेक्शन स्कीम लीजिए। फैमिली का एक फैमिली प्रोटेक्शन स्कीम होता है। पहला SIP करने के पहले सबसे पहला है अपने काया को सेव रखिए, अपने शरीर को सेव रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। दूसरा, इंश्योरेंस सिर्फ 2 ही लीजिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए और एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए कि भगवान ने करे किसी अर्निंग मेंबर को कुछ हो गया तो हमारा परिवार कहाँ जाएगा। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा डेवलप कर रहा है ना आजकल। तो सर इंश्योरेंस सिर्फ 2 ही लेना चाहिए, तीसरा इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होना चाहिए, हर लोगों को कवर्ड होना चाहिए। जो आयुष्मान योजना में कवर्ड है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है उन लोगों को ले लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे गवर्नमेंट्स, बहुत सारे गवर्नमेंट इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे नेशनल इंश्योरेंस, बहुत लोग हैं। और टर्म इंश्योरेंस जरूर रखें। आप अपने ITR के हिसाब से, आपको लगता है कि भाई मेरा कुछ हो गया और मेरे फैमिली को कितना पैसा चाहिए, आप कितना ITR कमाते हो, अपने इनकम के हिसाब से कि उतना फैमिली को उतना पैसा लमसम मिल जाए। ये बहुत ये बड़ी एक शब्द आपने प्रयोग किया है, RTI। क्या कहा आपने? ITR कहते हैं इनकम रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। इनकम रिटर्न फाइल, साहू साहब ये भी लिटरेसी का एक पार्ट है।
हाँ, देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अकाउंटिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारे चीज़ डिजिटल भी है, तो सारे चीज़ को मिला के फाइनेंशियल लिटरेसी है। लेकिन हमें ये तय करना है कि कौन सा सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अर्बन पॉपुलेशन पे आप जाके बाकी बचत के बारे में बोलेंगे तो वो तो बहुत सारे अवेयर हैं, लेकिन हम उसी जगह पे जाना है जहाँ पे कहीं कोई पहुँच नहीं पाया, इनएक्सेसिबल रीजन्स, उनके लोगों को ज़्यादा उसका ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आप जब बता रहे थे कि इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली इंश्योरेंस तो बहुत पहले से है, सब लोग जानते हैं, इवन लोग भी जानते थे, लेकिन इंश्योरेंस में जैसे IIM के प्रोफेसर साहब बोले कि एक उसको सोचते हैं कि एक टाइप का मतलब खर्चा हो जाएगा, तो ये खर्चा नहीं, फ्यूचर का अगर कुछ अनफोर्सिन इंसिडेंट हो, कुछ ऐसा भगवान ना करे कुछ ऐसा घटना हो जिसके वजह से मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके अभी दे दूं, ताकि अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मुझे वो पैसा मिलेगा बहुत बड़ा अमाउंट पे। 3 इंश्योरेंस गवर्नमेंट अभी बोल रहा है जो करना चाहिए सबको, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर रूरल, अर्बन लोग भी करना चाहिए। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो लाइफ इंश्योरेंस है, और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अगर कहीं कुछ हो जाता है तो उसके लिए उनको सुरक्षा मिलेगी। तीसरा है जैसे आयुष्मान भारत आप बता रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, क्योंकि हम एक नाबार्ड की तरफ से एक सर्वे करते हैं हर 3-4 साल में एक बार, उसको नाफिज सर्वे कहते हैं, तो ये पाया गया कि जितना भी ये लोग SHGs लोन लेते हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट हेल्थ पे खर्चा कर देते हैं, मेडिकल इमरजेंसी पे, क्योंकि उसके लिए कभी किसी का बचत रहता नहीं है, और बैंक में तो बचत करने की आदत है नहीं इतना, और आप जानते हैं मतलब मेडिकल खर्चा कितना हो जाता है अगर थोड़ा सा कुछ बीमारी हो तो उसके लिए सबको आयुष्मान भारत में कवर करना चाहिए। चौथा एक है उसको ये पेंशन योजना है, जो एक्चुअली हम पहले जब बता रहे थे उसमें बताना भूल गए कि संचय करना, लोन लेना, मनी ट्रांसफ़र, इसके साथ एक अहम और एक मुद्दा था, मतलब मकसद था फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि लोगों को जो गरीब लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता है, जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको तो मिलता ही है, जो गरीब जनता है उनको भी कुछ पेंशन मिले आफ्टर ए सर्टेन एज, जब वो काम करने लायक ना रहे। क्योंकि आजकल आप जैसे बता रहे थे न्यूक्लियस फैमिली हो रहा है, ये कंसेप्ट सिर्फ मतलब अर्बन एरिया में नहीं है, ग्रामीण इलाकों में भी बच्चे जो हैं बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, तो न्यूक्लियर ही माना जाएगा उसको, क्योंकि बूढ़ा माँ बाप तो अकेले रह जाते हैं, अब तो अकेले रह गए हैं। हाँ अकेले रह गए हैं, तो उसके लिए एक अटल पेंशन योजना है जो भारत सरकार का है, बाकी सारे राज्य सरकार का कुछ ना कुछ ऐसा योजना है जो बुढ़ापे का सहारा है, तो उसको जरूर किया जाए। अगर उसमें ज़्यादा आपको प्रीमियम जो है वो ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, तो उसको अगर अभी से उसका एक एज है, उस एज से पहले करना पड़ेगा, अगर एज लिमिट क्रॉस करेगा तो उसमें कोई शामिल नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से अब जब हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो एंटायर गैमेट को सोचें, सारी चीज़ को, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अकाउंटिंग पार्ट रहे, ऐसा नहीं कि हम लोग ये ओवरऑल सभी ओवरऑल। अच्छा एक मतलब सहाय साहब एक और मतलब आप ही के वो जो इनकम टैक्स रिटर्न हम भरते हैं तो पार्ट है ही, तो ये क्या हर व्यक्ति को भरना चाहिए कि जरूरत नहीं है? सर हर लोगों को ITR फाइल करना चाहिए, नील रिटर्न ही फाइल कीजिए बट ITR फाइल कीजिए। आप अगर ITR फाइल कर रहे हैं तो ये वित्तीय जो संप्रदा है बढ़ रही है, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, इसके आप भागीदार हो जाएंगे, इसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत बेनिफिट भी होगा और राष्ट्रीय बेनिफिट भी होगा। बिल्कुल। एक्चुअली इफ आई ऐड, एक्चुअली ITR हम लोग ITR फाइल कर दिया, मतलब मुझे एक लोन लेना चाहिए बैंक से। बैंक पहले क्या पूछता है? बैंक पहले पूछता है वेदर यू हैव ITR फाइल किया है नहीं किया है। पिछले 3 साल का ITR का दे दीजिए, आप फाइल किया नहीं किया। सो आपका पास इवन नील है, कुछ भी नहीं है, आप कुछ कमाई नहीं किया है, फिर भी ITR फाइल किया, वो आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है और बहुत सारा चीज़ में आपको बेनिफिट मिलता है। इसलिए ITR फाइल करना ज़रूरत है, ना आप कमाई कर रहे हैं ना कमाई कर रहे हैं, बट आपको ITR फाइल करना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये सब सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी बातचीत किया है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए?
देखिए मतलब हर व्यक्ति इसके लिए बिल्कुल तैयार रहे, हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। देश का जितना भी मतलब जो युवा से लेकर के और एक स्तर तक का जो भी लोग हैं, हर व्यक्ति को ये चीज़ कैसे पता चलेगा, कैसे जानकारी होगी? जानकारी ऐसा होना चाहिए, हमारा लाइफ से हमको लेसन होना चाहिए। सो जानकारी, इसका जानकारी बहुत ज़रूरत है। देखो बहुत सारा स्कीम्स है, अभी बोल रहे हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप है, विकास साहब जैसा लोग है, बैंक्स है, हमारे जैसा टीचर्स लोग है, हम भी बहुत सारे लोग बांधते हैं। यहीं से एक और प्रश्न खड़ा होता है बट हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? बच्चों से यही है, बच्चों से हम लोग क्या पढ़ाते हैं। देखिए हम लाइफ में क्या एक बड़ा एक चीज़ चाहिए तो हम लोग बोलता है डिसिप्लिन बोलता है। डिसिप्लिन मतलब ऐसा नहीं है सुबह हम लोग उठता है ये चीज़ ऐसा करना है, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन का बहुत सारा मान है। एक चीज़ है हमारा एक बोल दिया एटीट्यूड, हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए। ओके मुझे क्या करना है, आगे जाके क्या करना है, उसके लिए कैसे मैं आगे बढ़ेगा। सो मैं देखिए मुझे आप पूछिए मेरा घर में मुझे एक टीवी खरीदना है। सो मुझे एक टीवी खरीदना है, सारा लोग क्या सोचता है कौन सा ब्रांड खरीदूं, सोनी खरीदूं और वो थोड़ा ऐसा कौन सा ब्रांड एकदम बढ़िया है। मैं ऐसा नहीं सोचता है कौन सा ब्रांड खरीदूं। अभी एक लैपटॉप खरीदना है मुझे, लैपटॉप खरीदना तो सारे लोग बोलते हैं एप्पल खरीदो, बट मैं एप्पल नहीं खरीदता हूँ। मेरा ऐसा नहीं एप्पल। ये भी एक पार्ट है। विकास जी आप कुछ कह रहे थे। मैं बोल रहा था, आप जो बता रहे थे कि कैसे हाँ, हम लोगों कैसे तक पहुंच मतलब- पाए फाइनेंशियल हाँ। लिटरेसी को लेके, तो मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक फंड है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, IPF बोलते हैं उसको। बड़ा फंड है उनके पास। उस फंड का मकसद क्या है कि वो AMC जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम जैसे एडवाइजर्स हैं, उन लोगों को फंड एलोकेट करती है हम लोग के माध्यम के थ्रू, और बोलती है आप गांव-गांव जाओ, लोगों के पास, आप 50-50 लोगों के पास जा के, 100-100 लोगों के पास जा के एक फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम बनाओ। और हम लोग ये जैसे इसमें सेबी के अंडर ये गवर्न होता है, सेबी इसको रूल करती है। सेबी को हर AMC's कंपनी को ट्रेनिंग के बाद सेबी को भेजना पड़ता है, और वो जो AMC's कंपनी है, ऐसा नहीं कि कोई अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं उसमें, दे हैव टू क्लियर, उनको बताना पड़ता है कि भाई ये फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी के तहत लोगों को अवेयर करते हैं। तो ये क्या हो रहा है मैडम? हाँ, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट है, और ये गवर्न होता है बाय RBI एज वेल एज सेबी। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को अवेयर करे फाइनेंशियल रिस्क के बारे में, नया टेक्नोलॉजी के बारे में, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। और जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि RBI कहता है, म्यूचुअल फंड के नीचे एक कोटेशंस रहता है। बिल्कुल रहता तो है। हाँ, ये सब म्यूचुअल फंड सही है। हाँ, म्यूचुअल रिस्क फंड सही है, सही है, ये आप लेकिन- खरीद सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। म्यूचुअल फंड इज बिल्कुल सब्जेक्ट subject टू to market risk है। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट इक्विटी में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप अवेयर होके इन्वेस्टमेंट्स करें। बट एक गवर्नमेंट अभी एक चीज नहीं कर रहे। देखिए म्यूचुअल फंड में बोलने का टाइम बोले म्यूचुअल फंड रिस्की है, इधर से रिस्क, बट ऐसा नहीं म्यूचुअल फंड रिस्क है, बैंक ही रिस्क है। अभी देखिए बहुत सारा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है, बहुत सारा कोऑपरेटिव बैंक इंडिया में फेल हो गया। सो बैंक में आप पैसा डालो वो भी रिस्क है, ऐसा नहीं है सिर्फ म्यूचुअल फंड में रिस्क है। बट म्यूचुअल फंड में आप डाल दिया, देखिए म्यूचुअल फंड में 100 रुपया 1000 रुपया डाल दिया, मुझे 10 यूनिट का म्यूचुअल फंड मिला। वो 10 यूनिट हमेशा होता है, क्या होता है मार्केट का उसका वैल्यू थोड़ा आगे बढ़ेगा नीचे होता है, बट मेरे पास 10 यूनिट होता है। सो वो ये म्यूचुअल फंड के एक समस्या। अभी और एक चीज आप देखना है, आपका पास 100 रुपया है, 20 साल पहले वो 100 रुपया आप एक जमीन में डाल दिया, 100 रुपया आप गोल्ड में डाल दिया, 100 रुपया आप एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया, 100 रुपया आप इक्विटी में डाल दिया, ऐसा सारे में डाल दिया। आप देखिए उसका सिर्फ इसमें किसमें एकदम ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिला है, बैंक में नहीं है, जमीन में नहीं है, गोल्ड में भी नहीं है, सिल्वर में भी नहीं है, आपको एकदम ज्यादा पैसा उसका डबल और ट्रिपल हो गया, वो इक्विटी में है। इक्विटी का बात है म्यूचुअल फंड, SIP म्यूचुअल फंड में, उसका बाद है जमीन गोल्ड और सारी चीज। और एक हम चीज ये भी बोल रहे हैं। मेरा हाँ, मानना बिल्कुल। है कि हाँ, और विकास जैसे अभी मैं यहीं पे कोरिलेट कर रहा हूँ जी, चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे साहब ने बताया कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, यहीं पे जो फाइनेंशियल अवेयर नहीं है, यहीं पे ट्रैप हो जाता है। फंस यही में जाते फंसते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को लगता है कि SIP में पैसा बढ़ा है, लेकिन लोगों को लगता है क्या कि भाई पड़ोसी मेरा SIP किया तो हम भी कर लें।
लोगों को सुन के एसआईपी करना, लोगों को सुन, पैसा आपका है ना, तो आपको खुद अवेयर होकर डिसीजन लेना होगा। ये अभी हुआ ना, लोग जो गोल्ड में लगाए हुए होंगे वो एक ही दिन में धराम हो गया वो। हाँ, और देखिए क्या हुआ अभी सिल्वर में ही और फिर बढ़ भी गया। अभी आप सिल्वर में आप देखे होंगे पिछले 1.5-2 साल में मेरा प्रभात खबर में लगातार आर्टिकल आया, फ्रंट पेज पे लीड न्यूज आया उस चीज को लेके कि सिल्वर बढ़ गया, बढ़ता गया, 40,000 से 4 लाख सिल्वर गया चला 1 से 1.5 साल के अंदर। और मैंने वहीं पे अलर्ट किया, अब फ्रंट न्यूज में हमारा है, अभी नहीं करना है। मैंने अलर्ट किया यहाँ पे अगर आपको रिटेल मत घुसना आप लोग, और वहीं से गिरा है। कारण क्या है, लोगों को समझना होगा सिल्वर क्यों बढ़ा। सिल्वर सर कोई भी बाजार, कोई भी चीज डिमांड और सप्लाई पे चलता है। बिल्कुल। इक्विटी मार्केट भी, सिल्वर, गोल्ड सब डिमांड और सप्लाई पे चलते हैं। अगर डिमांड है, सप्लाई बैलेंस है तो फाड़ आएगा, डिफरेंस आएगा। सिल्वर में क्या हुआ, सिल्वर का डिमांड क्यों बढ़ा, जो ईवी गाड़ियां जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स लग रहे हैं, सब में सिल्वर का चिप्स लगता है, उसमें सिल्वर का डिमांड उपयोग शुरू हो गया। बिल्कुल राइट। और कस के गवर्नमेंट का या पूरे वर्ल्ड में ईवी के प्रति रुझान बढ़ा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्रूड बहुत तो महंगा हो रहा सर है। ऐसा नहीं, हम कह मैं ये सकते हैं बोल रहा ना, हूँ ऐसा हम कह सकते हैं हाँ, हाँ, मैं ये कि बोल रहा सबका टाइम आता है। हाँ, नहीं हम थोड़ा सा वो प्रश्न से थोड़ा सा दूसरी हाँ, जगह जा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। ये आपका सवाल था कि हम ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी को, जो वित्तीय साक्षरता को कैसे आगे बढ़ाएं। जैसे सर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि आईपी जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, एजुकेशन फंड, वो है एक्चुअली एक फंड है जो इनकम फेसिंग ऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड, जिसको रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और नाबार्ड का भी है, तीनों का सहायता से फंड पार्टिसिपेशन। अच्छा, ये वो नाबार्ड के साथ इंस्टीट्यूशन जो है इसको उनका फंड एक साथ, मतलब एक जगह करके नाबार्ड के साथ है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का 4 मेथड है। पहला है कि लिटरेसी कैसे बढ़ाए। पहले इंक्लूजन की बात जब करते हैं हम लोग, समावेशन, जो वित्तीय समावेशन, पहले है कि लिटरेसी, लोगों को लिटरेट किया जाए। उसके लिए हो सकता है कैंप अप्रोच हो। कैंप अप्रोच के लिए हम लोग पैसा देते हैं, जो उसको फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी कैंप बोलते हैं, बैंकों को मिलती है। दूसरी है, एक तरीका है जैसे कि गांव के लोग या फिर थोड़ा पिछड़े हुए लोग जो हैं, वो आपका भाषा नहीं समझेंगे अगर आप उनको कुछ बताने जाएंगे। ये तो क्लासरूम जैसा हो गया। तो क्लासरूम की बात नहीं करते हम बोलते हैं कि नुक्कड़ पे नाटक करके, नाटक के माध्यम से बहुत सारे जो इसका मतलब लिटरेसी जिस पॉइंट भाषा को वो समझ रहे हैं उसी पाते भाषा हैं। में हाँ, बताना। हाँ, और इसी- जिसको एंटरटेनिंग टाइप का हो जाएगा कि लोग समझे और करें। और तीसरी चीज ये है कि जो बैंक्स है, कुछ बैंक्स है जिसको हम लोग डेमो वैन दिए हैं। डेमो वैन में क्या होता है, आपका फाइनेंशियल लिटरेसी का सारे मटेरियल रहते हैं, ऑडियो विजुअल मोड है, उसमें एटीएम मशीन भी रहता है, भीम आधार पे कोई पेमेंट करता है, बिल पेमेंट वो भी रहता है, ताकि वो व्हीकल जो है गांव तो छोड़िए, पहाड़, जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे वो पीवीटीजीज रहते हैं, यहाँ झारखंड में देखेंगे तो पीवीटीजी इलाके में भी जाके वो बैंकिंग का काम करता है। इससे क्या होता है, लोगों के ऊपर जागरूकता बढ़ती है और सेवाएं भी उपलब्ध होती है लोगों को। तो आपको सिर्फ जागरूकता नहीं बढ़ाना है, आपको सेवा भी प्रदान करना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या किए हैं, बैंकों को भी कुछ तकनीकी सहायता देते हैं। तो वो तकनीकी सहायता के लिए आपको, जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्टिव होना चाहिए, बैंक्स यूपीआई से जुड़ेंगे। आजकल तो डिजिटल पेमेंट हो रहा है, तो बैंक्स भी यूपीआई में जुड़ेंगे। उनका सीबीएस होना चाहिए अच्छे से, स्ट्रांगली, उनको साइबर सिक्योरिटी रहना चाहिए। ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लोगों का विश्वास क्या, बैंक क्या है, बैंक का अगर आप हिंदी में मतलब सोचेंगे तो बैंक मतलब मेरा आस्था है किसी के ऊपर। तो बैंक के ऊपर लोगों का आस्था रहेगा। हाँ, कब विश्वास ही है रहेगा, बस विश्वास है। तो विश्वास कब रहेगा, जब बैंक में वो लोग सोचें कि मेरा पैसा सुरक्षित है, या फिर बैंक से अगर पैसा इसी लिए हैं परिप्रेक्ष्य तो में वो भी मैं कुछ सुरक्षित है। और हाँ, बिल्कुल, अलग बिल्कुल बनाना जी। हाँ, बताइए, चाहती हूँ। बताइए। मेरा ये मानना है कि अलग अलग वर्गों के लोगों को अलग अलग टाइप का अवेयरनेस देना चाहिए। जैसे कि एक फीमेल है, उसका कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसका जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, जो कॉन्फिडेंस नहीं है, उसी के वजह से वो इन्वेस्ट या सेव नहीं कर पाती है। जो मीथ है कि ये फाइनेंस उसका डोमेन नहीं है, तो इसी के सेव वजह तो से करती हैं, बट इन्वेस्ट नहीं कर पाती। फॉर्मलाइज नहीं करती सेविंग को, या तो बोल सकते हैं इन्वेस्ट नहीं करती है। तो उसका बिहेवियरल चेंजेस लाना, एटीट्यूड में चेंजेस लाना, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसको अलग टाइप का ट्रेनिंग चाहिए। जो बच्चे हैं उनको सेविंग एटीट्यूड रिलेटेड ट्रेनिंग देना चाहिए।
और जो रूरल वुमेन का अलग, रूरल मेल का अलग टाइप का, वो उनको अकाउंट कैसे खोलते हैं, लोन कैसे ले सकते हैं, उनको उस टाइप का ट्रेनिंग मिलना चाहिए। लेकिन जो एजुकेटेड है उनको फाइनेंशियल रिस्क ये सब के बारे में अवेयरनेस रहना चाहिए। तो अलग अलग वर्गों के लोगों को गवर्नमेंट एक स्कीम ला के सबको, या तो NGO कोई भी हो, एक स्कीम ला के सबको नहीं अवेयर कर सकता है एक ही टाइप का। अलग अलग वर्गों के लोगों को अलग मुझे अलग टाइप लगता है का कि है वैसे ही कहीं ना बनाते हैं, वैसे ही कहीं किया है। वैसे ही हाँ, किया जाता है, वैसे वो कहीं किया ना कहीं जाता है। है। और उसी पे ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि मतलब एटीट्यूड और बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है। अब ये सब तमाम में। चीज़ों को जानने के बाद जो हमारा जो वित्तीय लिटरेसी है, वित्तीय साक्षरता जो है, उसका एक पक्ष ये भी है कि हम अपने पैसों को चोर से, बेईमान से, डाकू से बचाएं कैसे। वो एक क्या बार क्या सहाय साहब, एकदम तो सही है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। आज नहीं, कभी भी ये रहा है। पहले फिजिकली लोग चोरी डकैती करता था, आज डिजिटली हो रहा है। तो इसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए वो भी एक चीज़ है, वो उसमें सिर्फ साक्षरता का जी। बहुत ज़रूरत है। देखिए अभी बड़ा बड़ा लोग भी ऐसा मेरा एक फ्रेंड है, प्रोफेसर है, उसका 20 लाख गायब हो गया इसी चीज़ का ऊपर। सो हमको ये एक बहुत ज़रूरत है, हमको इसका जानकारी होना चाहिए। देखिए अभी कैसा है, एक बैंक अभी कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, अभी बैंक है, हमारा बैंक है मेन एक चीज़ है, उसमें डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ, दूसरा कोई चीज़ को डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। आस पास RBI है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो तमाम चीज़ है, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता हूँ। सो सिर्फ बैंक को ही हम डिपॉजिट दे सकता हूँ। सो हमको वो जानकारी होना चाहिए डिपॉजिट। दूसरा है, एक आदमी आके बोल रहे आपको हमारा चिट फंड है और कहीं है, हम 20% इंटरेस्ट देता है, 20% इंटरेस्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मतलब कैलकुलेट कर लेना चाहिए हाँ। कि भाई ये फ्रॉड है या सही है। सही है। सो इतना इंटरेस्ट का ही कोई ऑफर कर रहा है, मतलब वो मिलने वाला नहीं। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको 10% का ज़्यादा भी, कोई बोल रहा है 12%, 13% दे रहा हो, 13% भी बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं, आजकल ये नहीं मिलता है। हम साहब का जैसा कंपनी में ये एसेट अंडर मैनेजमेंट ऐसा म्यूचुअल फंड में SIP करें, SIP में भी मिलता है, बट नहीं, और वो भी दिक्कत है। और एक चीज़ है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साहब ने सही से बोला, हम कैसे हम लोग इन्वेस्ट करेगा, मेरा सामने वाला आदमी इन्वेस्ट किया, मेरा पड़ोसी अच्छा से इन्वेस्ट किया, उसका अच्छा खासा, पहले मैं एक घर खरीदा, बैंगलोर में घर खरीदा, घर का 50 लाख था, बट एक साल में 50 लाख का घर अभी 2 करोड़ है। हाँ, सो अभी ये आते इसमें इन्वेस्ट ज्यादा सो मैं सोचेगा वो, अरे मे बी घर में इन्वेस्ट करना। अभी ये कब करेगा ना, ये 50 लाख का पैसा था उस समय इन्वेस्ट नहीं करता, ये जाके इन्वेस्ट करेगा 2 करोड़। अभी 2 करोड़ में जाके इन्वेस्ट किया, वो 2 करोड़ कभी भी 4 करोड़ नहीं होगा, वो 2 करोड़ ही रहेगा। अच्छा विकास जी, मतलब ये जो चीजें हैं, चोर डाकू से तो हम लोग हथियार रखते थे, तो इस पे जो है ये कैसे हम डिजिटल फ्रॉड जो है, जो 2 करोड़ पे जाकर के इन्वेस्ट करते हैं, इस पर कैसे हम निर्णय लें? बहुत ज्वलंत आपने क्वेश्चंस लिया जी है। बिल्कुल। और मैं आपको सिंपली एक डाटा बताता हूँ कि पिछले साल 24,500 करोड़ रुपया साइबर फ्रॉड में लोगों का साइफंड हुआ है। सिर्फ बिहार झारखंड से 46,000 केसेज रिपोर्टेड हैं। तकरीबन 1250 करोड़ रुपये यहाँ से बिहार झारखंड से पिछले फाइनेंशियल ईयर में एज पर पुलिस अथॉरिटी रिपोर्ट्स यहाँ से साइफंड हुए पैसा। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है साइबर अवेयरनेस को लेके। इसमें क्या है सर, मुझे लगता है ह्यूमन बिहेवियर समझना जरूरी है। हम लोगों को अपने चीज़ों पे बिहेवियर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उस पर संयम होना चाहिए। हम दो ही चीज़ से ड्राइव होते हैं, लालच और डर। अगर हम लालच पे और डर पे कंट्रोल कर लें, हमको कोई नहीं ठग सकता है। आप देखेंगे जितने भी साइबर क्राइम्स तो सिर्फ लालच से होते हैं और या तो डर से होते हैं। आप अपना रुपया डुबाते हैं इधर इन्वेस्टमेंट्स करके या बैड इन्वेस्टमेंट्स करके या साइबर फ्रॉड के तहत, या पैसा आपका कोई छीन के लेता है, पूंजी स्कीम जाता है। सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ दो ही रीजन है, और यही दो रीजन से हर आदमी ड्राइव हो रहा है, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड ड्राइव होता है, लालच और डर। हम जिस दिन लालच और डर पे संयम कर लेंगे, लालच को समझना चालू कर देंगे कि लालच में हम जा रहे हैं, हम वहाँ अपने आप को रोक लें और हमको डर न लगे किसी चीज़ से, अगर हमने कोई सही डिसीजन लिया है। लालच क्या होता है सर, कि लोग फ़ोन आता है कि आपका एक
पिताजी ने 15-20 साल पहले क्लेम बनाया था, इंश्योरेंस का है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा। या पिताजी छोड़ दीजिए, लोगों में ये भी आता है कि भाई आपका ही सर 15 साल पहले आप इन्वेस्टमेंट किया था, ये अभी वैल्यू 12 लाख रुपया हो गया है, आपको मैं भेज रहा हूँ सर, क्लेम प्रोसेस आप कर दीजिए। आपको पता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन आपको क्या लालच है कि हमको शायद 12 लाख रुपया भगवान जाने मिल गया, गलती से मिल जाए, है ना, तो हम उसको दबा देते हैं। आप दबाते ट्रैप हो जाते हैं। ये लालच का एग्जाम्पल है। डर, सर डर कहाँ लगता है? जैसे आपने एक बताया, गोल्ड गिर गया, बाजार गिर गया। आम निवेशक, आम लोग डर से पैसा नहीं बना पाते। अगर आप फाइनेंशियल अवेयर हैं, इंडिपेंडेंट है, आपको अगर पता है कि हमने पढ़ के समझ के पैसा लगाया है या सही एडवाइजर्स के कहने पे पैसा लगाया है, इक्विटी मार्केट में या अच्छी जगह कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। पैसा का जो आइडियल रेट ऑफ रिटर्न है, अगर आप 15% 16% CAGR के हिसाब से आप कमा रहे हैं तो ही वो आइडियल रिटर्न है, वही रिटर्न को अपना मानना चाहिए। अगर उससे ऊपर आपको आ रहा है, आपको अलर्ट रहना चाहिए। हो सकता है आपको ऊपर आएगा, आपको उसका 22-23% 24% का रिटर्न बैठ जाए, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसा नहीं पैसा बन गया तो या तो आपका किस्मत है या आप लालच के कारण के ट्रैप हो रहे हैं। ये चीज़ों को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो आप खुद को अवेयर कर पाएंगे, खुद को आप समझदार बना पाएंगे और फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। साहब कैसे हम बचे और कैसे पीक पर, जैसे उन्होंने कहा, पीक पर जा करके कैसे हम इन्वेस्ट करें जो बचे भी और इन्वेस्ट भी हमारा सुरक्षित रहे? देखिए, आजकल डाटा ड्रिवन ज़माना है। एआई पे एआई से दुनिया चलती है, आप बोल सकते हैं। तो मैं क्या, मेरा जो फाइनेंशियल बिहेवियर है, मैं क्या करता हूँ, कहाँ खर्चा करता हूँ, सारे चीज़ डाटा जो है लगभग कैप्चर हो ही जाता है। और कुछ स्कैमस्टर्स हैं जो उसका दुरुपयोग करके लोगों को ठगने का धंधा करते हैं। तो ऐसे कुछ मेल्स, ईमेल्स से, जैसे कि हम ऑफिस में बैठे हैं, हमारे ऑफिस में भी होता है, जबकि हम बैंकर्स हैं, बैंकर्स के बैंकर हैं, फिर भी ऐसे ईमेल आते हैं जो फिशिंग ईमेल्स हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है। सपोज मैं नाबार्ड में हूँ, तो हमारा जो ये है वो है nabard.org। अब उसमें NABARD उसके साथ एक एस लगा के डाल दिया, जबकि आपको पूरा एज सच लगेगा कि वही है, तो सारा मोनोग्राम वगैरह सारी चीज डाल देते हैं। अब उसको आप क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद आपका जो है जो इनक्रिप्टेड ये है, सारे उसके पास चला जाता है और वो फिर आपको मतलब ये करना शुरू करता है। अब देखिए, एक SMS आता है, तो SMS में क्या होता है, कभी कभी उनके पास खबर है कि आप शायद 4-5 महीने से इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भर रहे हैं या कोई जमा नहीं किए कुछ पैसा, उनके पास डाटा है, तो वो एक SMS भेज देते हैं। हम वो SMS को पढ़ते हैं, कहाँ से आया वो सोर्स नहीं देखते हैं, एक नंबर से आया है, कोई भी एजेंसी का वो ये नहीं है। तो उसको क्या करते हैं, वो आप SMS में जो बोलता है, एक नंबर पे आप संपर्क कीजिए, इसमें आपको आगे की सहायता की जाएगी। तो वो जो पर्सन है वो करता जाता है, धीरे धीरे ट्रैप होता जाता है। वो कुछ नंबर भेजेगा, आप इस पे 10 रुपये भेजिए, वो 10 रुपये भेजिए, ये टेस्टिंग होता है उनका। 10 रुपये पहले भेज दीजिए, आपका फिर आपका जो मोबाइल का जो स्क्रीन है वो पूरा वहाँ पे डिटो वो देख लेगा क्या क्या है। आप जो सपोज इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, नेट का जो पासवर्ड है, पिन है, सारी चीज़ उसको दिख जाएगा। वो क्या करेगा, धीरे धीरे ऐसा करके फंसाएगा और एक समय पे आपका सारा पैसा उड़ा के ले लेगा। ये सिर्फ गांव के लोगों के लिए जिनको मतलब जानकारी नहीं, उनके लिए नहीं, बड़े बड़े लोगों को भी होता है जो साक्षर लोग हैं। तो उससे बचना चाहिए। हमें पहले देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन, सोर्स क्या है। अगर सोर्स के बारे में हम लोग श्योर नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना करें। OTP, जैसे मैं बता रहा था, OTP कभी भी शेयर करना ही नहीं है। आपको बार बार बोलते हैं, बहुत सारे अब सोशल मीडिया में बोलता है, मीडिया में बोलता है कि OTP किसी का शेयर न करें, पिन, अपना पिन जो है ATM का किसी को ना दें। तो ये छोटा छोटा चीज़ जो है ना, एक बार आपका जैसे बिहेवियर की बात करते हैं ना, ये बिहेवियर में आ जाना चाहिए हमारे, मतलब जो माइंड में ये रजिस्टर हो जाना चाहिए कि इसको मैं करना ही नहीं है मुझे, चाहे मेरा कुछ भी हो। डिजिटल अरेस्ट जो बात उठती है वो क्या, बड़ी एक आपने बड़ा सुंदर शब्द कहा, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट, मैडम आप थोड़ा बताइए कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे कैसे बचा जाए? मेरे हिसाब से तो मोबाइल और लैपटॉप ये अनिवार्य हो गया है कि हमें यूज करना ही पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो आता है आजकल, मतलब कि टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करें,
और हम लोगों को जानकार बनना पड़ेगा। जो लिंक हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको अननेसेसरीली खोलना बहुत नहीं अच्छा। है। विकास जी आप बताइए कि डिजिटल अरेस्ट क्या है? मैं फिर सर उसी पॉइंट पे आऊँगा। जी बिल्कुल। अगर आप लालच और डर को कंट्रोल कर रखे हैं, संयम कर रखे हैं, तो आप कभी डिजिटल अरेस्ट में ट्रैप नहीं होंगे। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, अब मैं आपको इंस्टा से एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना ही से एग्जांपल देता हूँ। मुझे कुछ दिन पहले मुंबई थाना से फ़ोन आया कि मैं मलाड थाना से बोल रहा हूँ, आपका एक कंसाइनमेंट आया हुआ है, ये कंसाइनमेंट में कुछ सस्पिशियस चीज़ पड़े हुए हैं, तो आप इसको लेके बयान दीजिए अपना। मैं बोला आप मेरे को डिटेल भेजिए, और एक्चुअली मैंने कुछ बॉम्बे में कंसाइनमेंट भेजा था, उनके पास कहीं से ऐसा डाटा था। तो मुझे चूँकि लालच नहीं था और डर नहीं था, मुझे पता था कि मैंने फॉर्म भेजा है, एक KYC फॉर्म किसी क्लाइंट्स को भेजा है, कंसाइनमेंट भेजा है, और उन्होंने ब्लू डॉट का पूरा एग्जाम्पल के साथ भेजा कि ये कंसाइनमेंट है, इसमें गलत चीज़ है। अगर हम वहाँ डर जाते तो हम डिजिटली अरेस्ट हो जाते। हम जैसा लोग बोलता वैसा करना चालू करते। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस तभी बनेगा, पवित्र आप तभी हो पाएंगे, कॉन्फिडेंस तभी मजबूत हो पाएगा जब आप ये दो चीज़ों पे कंट्रोल कर रखें। अगर इस दो वर्ड पे आप संयम कर लिए अपने आप को, ये लालच से दूर हो जाइए, डर से दूर हो जाइए। आपने कुछ गलत नहीं किया तो डरना ही नहीं है। इफ आई एम द राइट पर्सन तो क्यों हम डरे पुलिस की बहुत बातों अच्छा, से। बहुत अच्छा। हम लोगों ने वित्तीय साक्षरता के कई आयामों पर चर्चा परिचर्चा की, और मुझे लगता है क्या कि ये तो एक परिचर्चा में कभी भी कोई भी विषय खत्म नहीं होता है, बार बार उस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन जितनी भी चर्चा की है हमने वो बहुत है, और अगर इस विषय पर हम ध्यान रखते हैं, हम इस विषय पर चिंतन करते हैं, और कई चीज़ हमारे दिमाग में अगर ये रजिस्टर्ड हो जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और आगे अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने तमाम विषय पर चर्चा की। आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम विशेषज्ञों का आभार, धन्यवाद। ऐसे विषय को लेकर के हम आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।